हेलो नमस्कार। आपके अपने चैनल अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज मैं जो भी बच्चे हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा देने जा रही हूँ उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है आपका रोग की अवस्था में आहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करवाने जा रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को इसका अति लघु उत्तरी का पूरा प्रश्न बताऊंगी क्योंकि इस पार्ट से क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप सभी लोग इसे ध्यान से देखिए। क्या दिया है इसमें? पहला प्रश्न है रोग की अवस्था और स्वस्थ अवस्था में भोजन में क्या अंतर है। अब रोगी की अवस्था में और स्वस्थ व्यक्ति के भोजन की अवस्था में क्या अंतर है, ये प्रश्न आपको 13 में, 17 में और 19 में पूछा है। तो प्रश्न आए या ना आए लेकिन उसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अति लघु उत्तरी तैयार रहता है, बहुविकल्पी तैयार रहता है, तो विस्तृत प्रश्न तैयार करने की उतनी ज़रूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि जब अति के ही सारे प्रश्न के उत्तर हमें आ जाते हैं तो उसी से ही रिलेटेड आपका विस्तृत प्रश्न होता है। तो क्या होता है, रोगी की जो रोगी व्यक्ति होते हैं उनका आहार तो एक स्वस्थ व्यक्ति के जैसा नहीं होता है ना। तो देखिए क्या है, स्वस्थ अवस्था में व्यक्ति को पौष्टिक एवं संतुलित आहार दिया जाता है। इससे भिन्न रोग की अवस्था में रोग की प्रकृति के अनुसार किसी एक या अधिक पोषक तत्व की मात्रा कम या अधिक कर दी जाती है। मतलब क्या समझ में आया? जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका आहार पौष्टिक और संतुलित होता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता है वो किस बीमारी से, सबसे पहले हमें यह जानना है कि वो किस बीमारी से संक्रमित है, उसके अनुसार हमें उसे कोई एक आहार देना चाहिए और वो आहार में पोषक तत्व विद्यमान होना चाहिए और उसकी मात्रा कम या ज़्यादा वो उसके रोग पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना ज़्यादा बीमार है या कम बीमार है, तो उस पर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न है, रोगी का भोजन बनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी प्रश्न बहुत ही ज़रूरी है ना। रोगी का भोजन बनाने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसे देखिए आपके लघु में भी पूछ सकता है, तो जब हमें उसकी समझ होगी तो हम उसके बारे में 2-4 पॉइंट तो लिख सकते हैं। कम से कम 5 पॉइंट तो लिखने होते हैं आपको लघु में, तो 5 पॉइंट तो हम लोग लिख सकते हैं। रोगी का जो भोजन होता है उसे बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए कि भोजन सुपाच्य हो, तला भुना व मिर्च मसालेदार ना हो। घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो कुछ लोगों को सादा भोजन करते करते वो बोर हो जाते हैं ना, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता, पर जो रोगी व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए भोजन बिल्कुल हल्का होना चाहिए, मिर्च मसाले युक्त नहीं होना चाहिए, और एक स्वस्थ व्यक्ति को भी बहुत ज़्यादा तला भुना या मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। तीसरा है, रोग की समाप्ति पर रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए। तो जब अब रोग की समाप्ति हो जाए तो भी हमें रोगी के भोजन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? रोग की समाप्ति पर रोगी को सामान्य संतुलित भोजन दिया जा सकता है, परंतु मिर्च मसाले एवं तेल अधिक नहीं होने चाहिए। भोजन का नरम एवं सुपाच्य होना अति आवश्यक है। तो भोजन हमारा बिल्कुल सुपाच्य होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, मधुमेह के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए। अब मधुमेह से समझ में आता है ना, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। तो मधुमेह के रोगी को हमें कम कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए। उसे चीनी, शक्कर, गुड़, चावल आदि चिकित्सक के परामर्श के अनुसार देना चाहिए। कम कैलोरी क्यों? क्योंकि कैलोरी की मात्रा जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अगर हम वो चीज़ उनको और देंगे तो वो बीमारी उनकी और बढ़ती जाएगी। और आज हमारे भारत में मधुमेह से संक्रमित बहुत सारे व्यक्ति हो गए हैं। कम उम्र के बच्चों को भी मधुमेह की शिकायत हो जाती है, डायबिटीज़ की शिकायत हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को अपने खाने पीने की विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, अलग से नमक या अलग से चीनी, कोई भी थोड़ा भी चीज़ खाना रहता है तो बहुत ज़्यादा हम चीनी का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ज़्यादा चीनी का प्रयोग करने से भी हमें मधुमेह हो जाता है। जैसे जो भी चाय के शौकीन हैं, तो अगर आप चाय बनाते हैं तो चाय पक जाने के बाद उसमें चीनी डालें ताकि चीनी उसमें बहुत ज़्यादा देर तक ना पके, इससे भी मधुमेह होता है। और खाने में अतिरिक्त मात्रा में किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर उस प्रयोग से हम बचते हैं तो हम हर एक बीमारी से बच सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, अतिसार के रोगी को
कैसा आहार देना चाहिए? तो अतिसार मतलब अतिसार की जो व्यक्ति होती है उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त होता है ना, तो उस समय हमें हल्का सुपाच्य आहार देना चाहिए और आहार में तरल पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए। तरल पदार्थ की मात्रा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा दस्त होने से शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है और उस निर्जलीकरण को बनाने के लिए हमें अतिरिक्त तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है। छठा प्रश्न है, अतिसार की अवस्था में किस प्रकार के भोज्य पदार्थ नहीं दिए जाने चाहिए? तो अब देखिए, अतिसार की अवस्था में जब किसी का भी पेट खराब हो जाता है और वो कई बार लैट्रिन जाता है, तो अगर उसे बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन दे दीजिए तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अतिसार की अवस्था में रोगी के आहार में तंतु वाले पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां, अचार, चटनी, मसाले, तला हुआ भोजन, वसा युक्त भोजन, अरवी, बीज वाले फल आदि नहीं दिए जाने चाहिए। छठा है, अतिसार के रोगी के आहार में दही या मट्ठे का क्या महत्व है? तो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि दही या मट्ठे का प्रयोग करने से क्या होता है, उनको दस्त में आराम मिलता है ना। तो अतिसार के रोगी के आहार में दही या मट्ठे का विशेष महत्व है। यदि इसके साथ इसरगोल भी ले लिया जाए तो और अधिक लाभकारी होता है। इसरगोल देखिए आप लोग, सफ़ेद सफ़ेद होता है, बिल्कुल चोकर के जैसे। तो इसरगोल जो होती है वो दस्त को बांधने का कार्य करता है और हमारे पाचन को भी दुरुस्त बनाए रखता है। तो इसरगोल का प्रयोग करने से अतिसार में बहुत लाभ मिलता है। आठवां प्रश्न है, तरल आहार से क्या तात्पर्य है? 4 तरल आहार के नाम लिखिए। तो तरल आहार क्या होता है? ऐसा आहार जो ठोस ना हो, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? तरल आहार कहते हैं। तो तरल आहार उस आहार को कहा जाता है जिसमें ठोस या अर्ध ठोस खाद्य सामग्री को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तरल आहार में खाद्य सामग्री तरल या द्रव अवस्था में होती है। नींबू पानी, जौ का पानी, चाय, दूध, फलों का रस, मांस का सूप, सब्जियों का सूप आदि तरल आहार होते हैं। ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्रश्न आ भी सकता है, ठीक है। तरल आहार से क्या तात्पर्य है, या फिर 4 तरल आहार के नाम लिखिए। 9वां प्रश्न है, तरल भोजन अतिसार के रोगी को देना क्यों उपयुक्त माना जाता है? तो क्यों उपयुक्त माना जाता है, मैंने आप लोग को बताया था ना कि उसकी पाचन क्रिया वैसे ही खराब हो जाती है बहुत ज़्यादा दस्त करने से, और उसमें निर्जलीकरण हो जाता है। तो इसको लिखना कैसे? अतिसार की दशा में व्यक्ति की पाचन क्षमता घट जाती है, अतः उसे तरल आहार देना चाहिए। इससे अतिरिक्त निर्जलीकरण से बचाव के लिए भी अधिक मात्रा में तरल पदार्थ देना उपयुक्त माना जाता है। 10वां प्रश्न है, कब्ज के रोगी के आहार में मुख्यतः किन भोज्य पदार्थों का समावेश करना चाहिए? तो कब्ज के रोगी के आहार में रेशेदार भोज्य पदार्थ का अधिक समावेश करना चाहिए। हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, आपने देखा होगा, पालक, चौराई, सरसों का साग, चने का साग, उसे जब भी हम काटते हैं तो उसमें से रेशा दिखाई देता है। फल, संपूर्ण दालें तथा चोकर युक्त आटे की रोटियां लाभकारी रहती हैं। व्यक्ति को अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए तथा दूध में इसरगोल की भूसी भी ली जानी चाहिए। तो कब्ज की जब प्रॉब्लम होती है, कब्ज में बहुत ज़्यादा हमें रेशे युक्त पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। और चोकर, हम लोग क्या करते हैं, जब आटा गूंथते हैं तो आटे को चाल देते हैं, उसका जो चोकर होता है उसको निकाल देते हैं। यानी जो चोकर होता है वो तो हम निकाल दिए, पौष्टिकता तो उसकी निकाल दिए। इसलिए हमें हमेशा चोकर युक्त आटे का ही प्रयोग करना चाहिए, आटा कभी चाल के नहीं प्रयोग करना चाहिए। और मार्केट में जो भी लोग आटा लेते हैं मार्केट का, वो तो बहुत ही पतला रहता है, उससे चालने की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन जिनके भी घर पे ये सुविधा है, जो घर पे अपने यहाँ खुद से गेहूँ धुलते हैं, सुखवा कर उसको पिसवाते हैं, तो उन्हें बिल्कुल बिना चाला हुआ आटे का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूँगी, इसके आगे का जो भी है। तो अभी जितना मैंने बताया है या जितना मैंने पढ़ाया है वो सब आप लोग 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा और इस लेसन को बहुत ही अच्छे से केयरफुली तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों की बोर्ड परीक्षा जो है, अभी संभावना है यूपी बोर्ड की कि वो मई में हो, अप्रैल में होने के कोई चांसेस नहीं है। तो जैसा भी होगा, आप लोग का टाइम टेबल अभी जो भी नया आएगा वो आ जाएगा। तो आप लोग अपनी बस तैयारी पे ध्यान दीजिए। परीक्षा चाहे अप्रैल में हो या मई में हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है।
आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। तो आप सभी लोग एकदम ध्यान से केयरफुली अपनी पढ़ाई करिए, और जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो लोग भी इन सब क्वेश्चनों को रिपीट कर ले। तो अब सभी से मैं अलविदा कहना चाहती हूँ। बाय बाय।